अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ व्लॉग्स। काफ़ी दिनों से मैं वीलॉग नहीं कर पाया, कुछ निजी मसरूफियात, इसकी तफसीलात फिर कभी इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने इस चैनल पे आपके साथ टच में रह सकूं। कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपके साथ शामिल करना चाहूँगा। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल, पाकिस्तानी इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ये तस्वीर जब मैंने देखी तो राहत अंधोरी साहब का एक शेर मेरे जहन में आया, राज जो कुछ भी हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उनसे मिलाओ तो दबा भी देना। तो अब मरियम नवाज साहिबा की ये तस्वीर जो है, ये अरबी शेख हैं, यूएई के सदर हैं, इनका हाथ दरमियान में है और एक हाथ मरियम का ऊपर और एक हाथ नीचे, और बड़े ऐसे करके, ये बड़ी गैर मुहज़्ज़ब तस्वीर थी, बड़ी गैर इखलाकी, ये गैर सफारतकारी तस्वीर इसको आप कह लें कि ये किसी भी तमीज़ और तमद्दुन के दायरे में नहीं आती कि जब एक खातून ओहदेदार किसी मुल्क की किसी दूसरे मुल्क के मर्द ओहदेदार से मिलती है तो वो मुसाफा, अगर आप देखते हैं बरतानिया अमेरिका के अंदर ख़वातीन कैबिनेट का हिस्सा होती हैं, वो स्कर्ट्स भी पहनती हैं, लेकिन वो जब हाथ मिलाती हैं तो उनका पूरा हाथ ऐसे स्ट्रेट होता है, बिल्कुल सीधा आपको हाथ नजर आएगा कि दो जिस्मों के दरमियान अच्छा भला फासला। ये एक सफारती तरीक़ाकार है, ये एक मुहज़्ज़ब तरीक़ाकार है। लेकिन मरियम नवाज पे तनकीद इस वजह से नहीं है कि ये जो मुसाफा करने का आपका अंदाज़ है ये गैर शाइस्ता है, ये गैर मजहबी है, ये गैर इखलाकी है, ये गैरत से आ रही है। अलबत्ता इनकी जो डुअल स्टैंडर्ड्स हैं ये इसके ऊपर तनकीद है। ये आज ही की एक और वीडियो में आपको दिखाता हूँ। आज ही का दिन, ये कपड़े भी वही पहने हुए हैं, वहाँ शेख साहब से मिली और उसके बाद किसी तकरीब में गई और एक गरीब पाकिस्तानी आगे बढ़ा कि वो वाली लज्जत ली जाए। उसके साथ मरियम ने क्या किया ये देखे, और वहां पे दूर से इंज कर देता, जे होवे जना अरबी तो फिर इंज कर दो। ये डुअल स्टैंडर्ड्स हैं। जब नैब में आपको पेश होना होता है तो तब आप कहती हैं कि मर्दों के सामने औरत पेश होगी, ये हमारी रवायात के खिलाफ। आप इस्लाम के भाषण दे रही होती हैं कि मेरा जो परवरिश है वो एक इस्लामी माहौल के अंदर हुई है, इस्लाम के साथ मेरा लगाव है, मेरे खून में है। तो फिर भाई सीधी बात, मुनाफिकत क्या करनी, क्या दो नंबरी करनी इसके अंदर कि भाई लिबरल तबका नाराज हो जाएगा पाकिस्तान का। इस्लाम में हाथ मिलाना मर्द के साथ जो है वो जायज़ नहीं है, ये गलत बात है। तो फिर आप जो कहानियां करवाते हो ना, तो ये आपका डुअल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है आपका, मुनाफिकत है आपकी। अभी जो मुलाकात है इसकी तफसील भी बड़ी हैरान कुन है। ये मरियम नवाज और इसका चचा जो हैं, ये जहाज से उतरे और शेख साहब जो अमारात के सदर हैं वो इनको रिसीव कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इलाका है रमियार खान के अंदर जो अबूधाबी की मलकियत है। अबूधाबी दुबई को लीज पर दिया हुआ है। 1987-78 में गालबन ये लीज दी गई थी कि यहाँ पर अरबी शहजादे जो हैं वो तलोर का शिकार करेंगे। बाय द वे तलोर एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जो जिनसी ताकत है उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है और इसके काफ़ी फ़वायद हैं। तो अब जनाब इस इलाके में पाकिस्तान के वो तलोर आता है, तो वो बड़ा सा एक इलाका जो है वो शेखों ने लीज पे लिया हुआ है और वहाँ उन्होंने अपना एयरपोर्ट बनाया हुआ है। अपनी शाही सहूलियात से जो है वो मुज़य्यन एक महल है वहाँ पर, जो शाह साहब वहाँ पे आते हैं, क़याम करते हैं, वहाँ पे ड्राइवर्स हैं, वहाँ पे सारा कुछ, यहाँ तक कि जो गाड़ी वहाँ चलती है वो भी अबू धाबी के नंबर की होती है। और अबू धाबी के स्पेशल तैयारे जो हैं वो वहाँ पर, जैसे वो शेख साहब का अपना ज़ाती घर है, वो जब चाहें वहाँ पे आते हैं, रुकते हैं, शिकार करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो अब जनाब शेख साहब शिकार पे आए, चचा भतीजी दोनों दौड़ के पहुँच गए वहाँ पे। फिर शेख साहब ने वेलकम किया, जी हमारे घर आए हुए हैं। तो वहाँ की ये जो तस्वीर है, अब हैरत की बात यह है कि मुझे आज तक की आप कोई एक तस्वीर ऐसी नहीं दिखा सकते जिसमें कोई पाकिस्तानी ओहदेदार यूएई गया हो और वहाँ उन्होंने अपनी ख़वातीन खड़ी की हों कि भाई आप इनको वेलकम करें। देखिए ना, आप भी एक्सेलेंसीज हैं, जब वहाँ जाते हैं, आप सदर जाता है, वज़ीर आज़म जाता है, वो आपको हाथ से पकड़ के मर्दाना हुजरे में बिठा देते हैं, बातचीत होती है, आप वापस आ जाते हैं। तो आपको भी कम से कम कोई गैरत का मुजाहरा करना चाहिए कि आप चले गए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान चले गए, तो फिर वज़ीर आला की क्या ज़रूरत है, जेली है तो जेली दोनों। लेकिन जब चचा चले गए तो भतीजी को साथ लेकर जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन नहीं, ये लेके गए और फिर इस तरह की हाथों की जफ्फियाँ जो थी वो वायरल हो गई और लोग इसके ऊपर तनकीद करने लगे। वरना गैरत का तकाजा तो ये बनता है कि वो आपके घर मेहमान आए, आप चले गए, आपने वेलकम कर लिया जैसे वो आपको करते हैं। वो तो नहीं अपनी ख़वातीन खड़ी करते। दिखाएं कोई मुझे तस्वीर आप गए हो या पाकिस्तान का कोई और वज़ीर आज़म सदर गया हो तो उनकी बेटियों भतीजियों ने आपको वेलकम किया हो एयरपोर्टों पर जा करके। बहरहाल जो चीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी वो की। ये शरीफ ख़ानदान अपना पैसा बचाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है, कोई भी कमीनगी कर सकता है। अब इनका मसला ये है कि अब अमेरिका की जो बदलती हुकूमत है, बदलती जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें यूएई और सऊदी अरब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं।
تو اب یہ وہاں سے چینل لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں اور کوئی بات نہیں تھی۔ اہم چیز ایک اور آپ کے ساتھ شامل کروں گا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے ایک اہم پیغام، یہ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، کیونکہ اس میں جو مذاکرات کی خبریں چل رہی ہیں، جو تحریک انصاف کے ساتھ خفیہ مذاکرات اور حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات، یہ کافی چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی خان صاحب کے اس بیان کے بعد۔ میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں اور بیچ بیچ میں جہاں ضرورت پڑی میں مزید تشریح بھی کر دوں گا آپ کے سامنے۔ ذرا دیکھیں خان صاحب نے جیل سے کیا کہا۔ خان صاحب کہتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں نافذ کیے گئے تمام مارشل لا، یعنی ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور مشرف کا مارشل لا دیکھے ہیں۔ یحییٰ خان اور ضیاء الحق کا مارشل لا پاکستان کی تاریخ کا بدترین مارشل لا تھا، جس میں جمہوریت کو بالکل روندا گیا تھا۔ مشرف اس حوالے سے قدرے لبرل تھا۔ جو کچھ آج اس ملک میں جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے، اس کا موازنہ صرف اور صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے۔ مارشل لا میں سب سے پہلے جمہوریت، آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا جاتا ہے تاکہ آمر کی غلط کاریوں پر کوئی آواز بلند کرنے والا نہ ہو۔ آزاد میڈیا چونکہ تنقید کرتا ہے، اس لیے اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے۔ عدلیہ کیونکہ غلط فیصلوں پر ایکشن لینے کا حق رکھتی ہے اور اس لیے اس کے اختیارات بھی سلب کر لیے جاتے ہیں۔ آج اس جمہوریت کی آڑ میں نافذ اس مارشل لا میں یہ تمام فسطائی حربے بدرجہ اتم موجود ہیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں پاکستان کے سب سے مقبول اور بڑی پارٹی کے چیئرمین کا نام تک میڈیا پر لینے پر پابندی ہے۔ اس 100%، 1000% سچ بات جو عمران خان صاحب نے لکھی ہے، کہی ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، یہی اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں، جیسے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے ذریعے واضح ہوا تھا کہ یحییٰ خان نے اپنی طاقت اور اقتدار کی خاطر ملک کے نظام کو تہس نہس کیا، وہی کام آج بھی کیا جا رہا ہے۔ میرا ایک ویلاگ پڑا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، جس میں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا تھا۔ اس کے بعد مجھے بڑے کانسیکوینسز بھگتنے پڑے اس ویلاگ کے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے چینل کے اوپر موجود ہوگا۔ حمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے تمام تفصیلات میں نے اس میں بتائیں کہ کس طرح، کس ظالم طریقے کے ساتھ، کس وحشیانہ طریقے کے ساتھ اپنے اقتدار اور دولت اور عہدے کو بچانے کے لیے اس ملک کے ساتھ جو ذبح کیا ہے، اس ملک کو بیچ میں سے کاٹا ہے انہوں نے خنجروں کے ساتھ، اس ملک کو، یہ ملک دشمن، ظالم، لٹیرے، جابر، مردود لوگ اس وقت ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے یحییٰ خان کی صورت میں۔ آپ اس رپورٹ کو جب دیکھیں گے یا پڑھیں گے، آپ گوگل پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں اس کو، میرا ویلاگ ہے موجود ہے، اس کے اندر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا ظلم کیا تھا پاکستان کے ساتھ۔ یہاں پہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہی کام آج کیا جا رہا ہے۔ آگے خان صاحب کہتے ہیں، فارم 47 کی بوگس اور فراڈ حکومت کو بچانے کے لیے تحریک انصاف کو مسلسل کچلا جا رہا ہے اور ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ شہباز شریف صرف اور صرف جنرل عاصم منیر کی ایک کھٹ پتلی اور اردلی ہے۔ یہ اردلی ورڈ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کر رہا ہے یہ۔ اس سے زیادہ طاقتور وزیر اعظم تو مشرف دور میں شوکت عزیز تھا، کیونکہ کم از کم تب انتخابات میں اس سطح کی دھاندلی نہیں کی گئی تھی جیسے فروری 2024 میں کی گئی۔ دھاندلی کی پیداوار فارم 47 کے سارے کھڑا ناجائز لیکن ناتواں ٹولہ دراصل حکومت کے نام پر ایک دبا ہے۔ یاد رکھیے 17 سیٹیں جیتا ہے شہباز شریف اور اس کی جماعت، اور انہیں 224 سیٹیں پوری کر کے دی گئی ہیں ایوان کے اندر آئینی ترمیم کرنے کے لیے۔ یہ 224 سیٹیں کس طرح پوری کی گئیں 17 نشستوں والوں کے لیے، اس کا اندازہ آپ لگا لیں کہ اس کے لیے انہوں نے لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا، لوگوں کو اغوا کیا، آدھی رات کو لوگوں کے گھروں میں جا کر کے چھاپے مارے، یہاں تک کہ ایک بندے کی بیوی کے پاؤں کے اوپر پاؤں مار کے یہ کہا گیا کہ اپنے شوہر کو بلاؤ، ہم نے اس کو اغوا کر کے زبردستی ووٹ ڈلوانا ہے۔ 9 مہینے کی معصوم بچی کو بالوں سے پکڑ کے بیڈ سے اٹھا کر کے نیچے پھینکا گیا۔ اس طرح کے واقعات، جمشید دستی کی حالت، وہ روتے ہوئے دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر کے چیخیں مار رہا تھا کہ میری بیوی کے کپڑے اتارے گئے۔ اس طرح کے واقعات، عثمان ڈار کی ماں کے گربان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا اور ویڈیو کے اندر موجود اس کا گربان پھٹا ہوا ہم نے دیکھا، اور کس طرح رات کو ARY اور جیو کے اوپر لائیو ٹرانسمیشنز میں سارے PTI کے امیدوار آگے جا رہے تھے، اور پھر اگلی صبح آپ کو پتا چلا کہ کس طرح فارم 47 تبدیل کر دیے گئے۔ یہ ظلم، یہ ننگی بربریت اس وقت جو ملک کے اندر مارشل لا کی صورت میں قائم ہے، عمران خان صاحب اسی کا ذکر یہاں پہ کر رہے ہیں۔ آگے خان صاحب کہتے ہیں، القادر ٹرسٹ کا فیصلہ صرف اور صرف پچھلے کیسز کی طرح میرے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے لٹکایا جا رہا ہے، مگر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ فوری طور پر جاری کیا جائے، کیونکہ جیسے پہلے عدت کیس اور سائفر کیس میں آپ کا منہ کالا ہوا، اب بھی وہی ہوگا۔ یہاں پر آپ کو ایک چیز ایڈ کر دوں کہ غالباً 13 تاریخ کو اس کیس کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور وہ فیصلہ شاید کہ خان صاحب کے حق میں نہ ہو۔ میں اس ٹویٹ کے تناظر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح کھل کر عمران خان صاحب اس نظام کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ریزن یہ ہے کہ اس کا فیصلہ 2 مرتبہ محفوظ فیصلہ سناتے سناتے آگے کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اب مذاکرات کس طرف جاتے ہیں، خان صاحب ان کی کتنی بات مانتے ہیں یا کس حد تک معاملات طے پاتے ہیں، اسی پر منحصر کرے گا عدالتی فیصلہ۔ اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں، چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں، تو پھر خان کے حق میں آ جائے گا، اور اگر خان نے ان کی بات نہ مانی تو پھر خان کے خلاف آ جائے گا۔ یہ عدالتیں ہیں، یہ دنیا کے کون سے ملک کے اندر ہوتا ہے کہ جناب فیصلہ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، دیکھیں گے بھائی آپ بات مانتے ہو تو فیصلہ یوں آ جائے گا، بات نہیں مانتے تو فیصلہ یوں آ جائے گا۔ یہ ملک ہے، یہ ریاست ہے، یہاں کو قانون ہے، یہ طاقتوروں کا رجواڑا ہے، ناچ رہے ہیں کپڑے اتار کر کے طاقتور یہاں پر۔
बहरहाल आगे खान साहब कहते हैं अलकादर केस बिल्कुल एक बोगस केस है जिसमें दूर दूर तक कोई मेरिट नहीं, मैंने कोई बिलावल हाउस नहीं बनवाया बल्कि एक दूर दराज देहात में कौम के बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर एक फलाई इदारा कायम किया जिससे मुझे 1 रुपए का फ़ायदा नहीं हुआ और ना ही होना है। अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी में शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी की तरह एक अवामी मदद से चलने वाला फलाई इदारा है। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहूँगा कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह NRO नहीं लूँगा और अदालतों से अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे। मुशर्रफ बीबी का किसी से कोई रब्ता नहीं, ये महज प्रोपेगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी इन मामलात को देख रही है। इस्लामाबाद कत्लेआम को 6 हफ्ते हो चुके हैं, हमारे गुमशुदा अफराद को लेकर हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं की गई। ये मुज़ाकरात की कामयाबी में हुकूमत की गैर संजीदगी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान में मईशत का हाल बदतरीन है, ग्रोथ रेट 0 है। मसनूई तरीके से डॉलर को काबू में रखना कोई माशी कामयाबी नहीं होती। मुल्क में तरक्की सिर्फ सरमायाकारी से आती है और सरमायाकारी कभी ऐसे मुल्क में नहीं आती जहाँ कानून का वजूद ही फौत हो चुका हो, अदालतें आज़ाद ना हो, दहशतगर्दी हो और जहां असल अवामी नुमाइंदगान हुकूमत के बजाय जेलों में हों। ऐसा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर पाता। बड़े वाज़े अल्फाज में इस ट्वीट के तनाजुर में इमरान खान साहब ने यह वाज़े कर दिया है कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं चाहती, इसी कब्ज़े को मज़ीद आगे जारी रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो इस कब्ज़े को कब तक जारी रख सकेंगे। इस वक्त दुनिया के हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप साहब हल्फ उठाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ उनकी नज़र ज़रूर जाएगी और देखते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के किसी हुक्म को टाल सकती है या नहीं। यहाँ पे एक चीज़ वाज़े हो जानी चाहिए कि अमेरिका को इमरान खान साहब से कोई हमदर्दी नहीं है, ना ही अमेरिका ये चाहेगा कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी जिसने इस रजीम चेंज में मदद की इनकी और इमरान खान को हटाने में और हर फस्तायत की पुष्ट पनाही की, वो रजीम इस वक्त दुनिया के सुपर पावर कंट्री के जो सबसे बड़े ऑफिस है वहां से निकल जाएगी। तो अब नई एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे क्या फ़ायदा है इमरान खान को जेल में रखकर या इस फस्ताई और जेली हुकूमत को सपोर्ट करके। तब मसला यह है कि अमेरिका जो इंसानी हकूक का लंबरदार है, दुनिया में रूल ऑफ लॉ की बात करता है, उसके सामने, उस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जब ये सारे मामलात आएंगे तो बीइंग अ न्यूट्रल वो ये चीज़ ज़रूर सामने रखेगा कि अवाम को वोट देने का हक दो और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को ही पार्लियामेंट में लेकर के जाओ। तो इस तरह का जो प्रेशर है उसके नतीजे में फिर इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो सकती है। आखिर में आपके साथ एक खबर शामिल करूंगा। ये लाहौर से जनाब ख्वाजा कामरान साहब हैं जिनको 12 दिसंबर को इनके घर से एलीट पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने एक सफ़ेद वीगो में अगवा किया, लेकिन वो आज तक अपने घर वापस नहीं आ सके। इस घर के अंदर एक ये साहब जो हैं ख्वाजा कामरान, एक इनकी बेगम और 2 बेटियां इनकी रहती हैं। अब इनकी एक बेटी की शादी थी 28 दिसंबर को, जबकि बाप के अगवा होने के बाद शादी की तारीख बदली गई एक उम्मीद के साथ कि बाप वापस आएगा, लेकिन बाप वापस नहीं आया और वो शादी अब तक नहीं हो सकी। अब तक इस शख्स के बारे में कुछ नहीं पता। वो अदालतों से रुजू कर चुके हैं, थाने जा चुके हैं, रियासत को कुछ नहीं पता कि जीता जागता आदमी डालों में लोग आए और घर से उठा के ले गए और कहाँ चला गया, किसके पास उस वक्त मौजूद है। उनकी बेटी का मुख्तसर सा वीडियो पैगाम आपके साथ शामिल करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं ख्वाजा कामरान की बेटी और लाहौर की रिहायशी हूँ। 12 दिसंबर रात 1 बजे हमारे घर पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स और चंद नामालूम अफराद की रेड हुई जो दरवाजा फैलांग के हमारे घर में दाखिल हुए। उन्होंने आते साथ ही हम सबके फोन ले लिए और वो एक फोन का मुतालबा करते रहे जो मेरे वालिद साहब यूज कर रहे थे। शुरू में उनको कुछ वो फोन नहीं मिला, लेकिन जब उनको फोन मिला तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा कि आप हमारे साथ चलें। मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि 28 दिसंबर को मेरी शादी है, हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं, चंद दिन रह गए हैं, तो आप इस तरह मत करें। पहले तो वो हमें ये कहते रहे कि हम 2 घंटे में उनको छोड़ जाएंगे, हमने उनसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है जो हम आपके सामने नहीं कर सकते। तो हमने उनसे पूछा कि उनके ऊपर क्या एलिगेशन है, आप क्यों लेकर जा रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जाते हुए बस उन्होंने हमें इतना कहा कि आप अपने मुतलका थाने जाए। हमने उसके बाद उन्होंने हमें नीचे आने से भी मना कर दिया। उन्होंने हम सबको कहा कि उन्होंने हमें कहा कि अगर आपने 2 घंटे किसी को कॉल की या फिर आप घर से बाहर गए तो हम आप मजबूरन हम आपके सारे फोन ले जाएंगे और हम आपको बाहर से भी ताला लगा जाएंगे। वो पूरी रात हमने 2 घंटे के इंतजार में जाग के गुजारी, लेकिन 12 की रात से लेके आज तक 20 से ऊपर दिन हो गए, मुझे मेरे वालिद साहब का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ है, किस हाल में है, उनको किस जुर्म में लेकर गए हैं और कौन लेकर गए हैं। हमने लाहौर के हर थाने में हर जगह पता कराया, लेकिन हर पुलिस स्टेशन वालों ने कहा कि वो हमारे पास नहीं है, हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया। फिर हमने कोर्ट में पिटीशन फाइल की, लेकिन हमें वहां से भी कोई मदद नहीं मिली। हमारी 2 दफा पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गई। 28 तारीख को मेरी शादी थी, जो कि मेरी शादी नहीं हुई, हमें पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि मेरे वालिद साहब कुछ पता नहीं चल रहा था। तो मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि हमें बताया जाए कि मेरे वालिद साहब को किसने अगवा किया है, कौन लेकर गए हैं, किस जुर्म में लेकर गए हैं। 20 से ज्यादा दिन हो गए हैं, हम
ہماری فیملی کو کچھ پتا نہیں ہے. میری مدر ہے, میرے ساتھ میری سسٹر ہے, بس ہم 3 لوگ ہیں. ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے, ہم نے کہاں ڈھونڈنا ہے. ہم ہر پولیس اسٹیشن ہر جگہ جا چکے ہیں, لیکن ہمیں کچھ پتا نہیں چل رہا کہ ہمیں کہاں جانا ہے. یہ بہت غلط ہے. ہم لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ کدھر ہے, کس حال میں ہے, کس جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. شکریہ.